जिस व्यक्ति को हम पैराशूट से उतरते हुए देख रहे हैं वह दरअसल एक कनेडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर है जिसका नाम मैक्स बैटन है। मैक्स बैटन जिस जगह उतरता है वह फ्रेंच मोरक्को का कासाब्लांका शहर होता है। मैक्स यहाँ एक जर्मन एम्बेसडर को मारने के लिए आया है। जैसे ही वह रेगिस्तान में आगे बढ़ता है उसे दूर से एक कार अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है जिससे वह अलर्ट हो जाता है। लेकिन जब कार उसके पास आकर रुकती है तो उसे पता चलता है कि यह आदमी उसे लेने आया है। मैक्स कार में बैठता है और देखता है कि बैक सीट पर एक सूटकेस रखा हुआ है जिसमें फर्जी डॉक्यूमेंट्स, कपड़े, हथियार और पैसे मौजूद होते हैं। कार का ड्राइवर उसे एक अंगूठी देता है और बताता है कि तुम्हारी वाइफ ने पर्पल कलर की ड्रेस पहन रखी होगी। साथ ही वह उसे हमिंगबर्ड को पहचान का क्लू बताता है। मैक्स वह अंगूठी पहन लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मैक्स इन मिशन पर अकेला नहीं है बल्कि उसके साथ एक लड़की भी शामिल है। इसके बाद कार कासाब्लांका शहर में आकर रुकती है। ड्राइवर मैक्स को एक दूसरी कार की चाबी देता है और वहां से चला जाता है। मैक्स तैयार होकर एक होटल पहुंचता है जहां कई जर्मन ऑफिसर्स पार्टी कर रहे होते हैं। तभी उसकी नजर एक कुर्सी पर जाती है जिस पर हमिंगबर्ड का निशान बना होता है। उसी कुर्सी पर पर्पल ड्रेस पहने एक लड़की बैठी होती है। जैसे ही वह मैक्स को देखती है दौड़कर उसे हग कर लेती है। इस लड़की का नाम मेरियम ब्यूसेजोर होता है। वह मैक्स का परिचय अपने जर्मन दोस्तों से करवाती है और बताती है कि मैक्स उसका पति है जो पेरिस की एक फास्टेस्ट माइनिंग कंपनी में काम करता है। हकीकत में यह सब मिशन का हिस्सा होता है ताकि किसी को उन पर शक न हो। इसके बाद मेरियन मैक्स को अपने अपार्टमेंट में लेकर जाती है जहां वह पहले से रह रही होती है। वह बताती है कि जिस पार्टी में जर्मन एम्बेसडर आने वाला है वह कुछ दिनों बाद होने वाली है और वह मैक्स के लिए उस पार्टी का इनविटेशन अरेंज करती है। रात काफी हो जाती है और मैक्स सोफे पर सोने की बात करता है लेकिन मेरियन उसे छत पर सोने के लिए कहती है क्योंकि कासाब्लांका में अक्सर पति पत्नी अच्छा वक्त बिताने के बाद छत पर सोते हैं। इससे पड़ोसियों को शक नहीं होगा। कुछ देर बाद मेरियन लालटेन लेकर छत पर आती है और बताती है कि पड़ोसी उन पर नजर रखे हुए हैं। अगर वह ऊपर नहीं आती तो शक हो सकता था। इसके बाद दोनों काफी देर तक बातें करते हैं और फिर मेरियन नीचे चली जाती है। अगली सुबह दोनों एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने जाती हैं। तभी मैक्स की नजर उनके पीछे बैठे एक जर्मन ऑफिसर पर जाती है जिसे उन पर शक हो जाता है। जब वह अंदर जाकर बाकी लोगों को इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है तो मैक्स उसका पीछा करता है और उसे मार देता है। बाद में वह उसकी मौत को चोकिंग एक्सीडेंट की तरह दिखाने के लिए उसके गले में खाना फंसा देता है। शाम को छत पर बैठकर मैक्स मेरियन से उसके पिछले मिशन यानी लंदन मिशन के बारे में पूछता है। मेरियन बताती है कि उसे किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं मिला था और उसे जान बचाकर भागना पड़ा था। अगली सुबह दोनों जर्मन एम्बेसी पहुंचते हैं जहां मेरियन मैक्स की मुलाकात जर्मन एम्बेसडर से फिक्स करवाती है। एम्बेसडर मैक्स को चैलेंज देता है कि अगर वह उसे पोकर गेम में हरा देता है तो उसे पार्टी का इनविटेशन मिल जाएगा। दोनों के बीच पोकर गेम होता है और मैक्स जीत जाता है। इसके बाद एम्बेसडर उससे फास्टेक केमिकल से जुड़ा सवाल पूछता है ताकि पक्का हो सके कि वह सच में माइनिंग में काम करता है। मैक्स सही जवाब देकर उसका भरोसा जीत लेता है। इसके बाद दोनों वापस अपार्टमेंट में आते हैं और मिशन की आखिरी तैयारी करने लगते हैं। इस दौरान दोनों के बीच भावात्मक रिश्ता भी बनने लगता है। मिशन से एक दिन पहले मेरियन काफी नर्वस होती है क्योंकि अगर मिशन फेल हो गया तो दोनों का बचना नामुमकिन होगा। इसलिए दोनों रेगिस्तान में जाकर कुछ सुकून के पल बिताते हैं और सनराइज देखते हैं। तभी अचानक सैंडस्टॉर्म आ जाता है और दोनों कार में आकर बैठ जाते हैं। शाम को दोनों पूरी तैयारी के साथ पार्टी में पहुंचते हैं जहां बड़े बड़े जर्मन ऑफिसर्स मौजूद होते हैं। एम्बेसडर के आने से पहले मैक्स और मेरियन उस टेबल के पास खड़े हो जाते हैं जिसके नीचे उनके हथियार छुपे होते हैं। जैसे ही एम्बेसडर अपनी स्पीच शुरू करता है बाहर जोरदार धमाका होता है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर मैक्स और मेरियन अपने हथियार निकालते हैं और एम्बेसडर को गोली मार देते हैं। इसके बाद अंदर मौजूद कई जर्मन ऑफिसर्स भी मारे जाते हैं। इसके बाद मैक्स और मेरियन किसी तरह बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं और उनका मिशन कामयाब हो जाता है। मिशन पूरा होने के बाद मैक्स मेरियन को शादी के लिए प्रपोज करता है और उसे अपने साथ लंदन चलने के लिए कहता है। इसके बाद कहानी में कुछ हफ्तों का समय गुजर जाता है। मैक्स मिशन पूरा करने के बाद अपने ऑफिस लौटता है। वहाँ उसका सीनियर ऑफिसर फ्रैंक हैसलोप मेरियन को इंग्लैंड आने की परमिशन दे देता है। दोस्त होने के नाते फ्रैंक मैक्स को समझाता है कि मिशन के दौरान बने रिश्ते असल जिंदगी में टिकते नहीं हैं, लेकिन मैक्स उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। इसके बाद मैक्स और मेरियन शादी कर लेते हैं। कुछ समय बाद मैक्स को पता चलता है कि मेरियन प्रेग्नेंट है। अब कहानी में 1940 के लंदन ब्लिट्ज का समय दिखाया जाता है। मेरियन को पेट में दर्द होने लगता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तभी जर्मन एयर
फोर्स लंदन पर बमबारी शुरू कर देती है। इस हमले में हॉस्पिटल भी तबाह हो जाता है। मजबूरी में डॉक्टर सड़क पर ही डिलीवरी करवाते हैं और मेरियन एक बेटी को जन्म देती है। इसके बाद 1 साल आगे का समय दिखाया जाता है। मैक्स और मेरियन की शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही होती है। हालांकि मैक्स अपने काम की वजह से काफी बिजी रहता है। एक दिन मेरियन घर पर पार्टी रखती है और अपने सभी दोस्तों को बुलाती है। तभी मैक्स को ब्रिटिश इंटेलिजेंस से कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि बी सेक्शन उसे तुरंत मिलना चाहता है। मैक्स हेडक्वार्टर पहुंचता है, जहां उसे चौंकाने वाली बात बताई जाती है। उसकी पत्नी एक जर्मन एजेंट हो सकती है। शुरुआत में मैक्स को यह सब मजाक लगता है, लेकिन ऑफिसर उसे बताता है कि पिछले 7 दिनों से कुछ कोडेड मैसेज लंदन से बर्लिन भेजे गए हैं। ये मैसेज एक वायरलेस ट्रांसमीटर के जरिए भेजे गए हैं और जिस जगह से सिग्नल ट्रेस हुआ है वह मैक्स का ही घर है। मैक्स को इस बात पर यकीन नहीं होता। तब ऑफिसर उसे फाइलें दिखाता है और बताता है कि असली मेरियन, जिसे फ्रांस मिशन पर भेजा गया था, उसे 1941 से पहले ही पकड़ लिया गया था और मार दिया गया था। बाद में उसकी पहचान एक जर्मन जासूस को दी गई जिसका हुलिया मेरियन से मिलता जुलता था। उसे कासाब्लांका भेजा गया, जहां किसी को उसकी असलियत के बारे में पता नहीं था। साथ ही ऑफिसर यह भी बताता है कि जिस जर्मन एम्बेसडर को मैक्स और मेरियन ने मारा था, उसे हिटलर खुद हटवाना चाहता था। इसलिए यह मर्डर जर्मनी के लिए नुकसान की बजाय फायदेमंद साबित हुआ। फिर भी मैक्स यह मानने को तैयार नहीं होता कि उसकी पत्नी जर्मन जासूस है। इसके बाद वी सेक्शन मैक्स को एक बेहद खतरनाक मिशन देता है। उसे बताया जाता है कि रात को ठीक 11:07 पर उसके पास एक कॉल आएगा। फोन पर जो मैसेज मिलेगा उसे वह घर में ऐसी जगह लिखेगा जहां मेरियन आसानी से देख सके। यह मैसेज जानबूझकर झूठी जानकारी होगी। अगर मेरियन यह मैसेज आगे भेजती है तो ब्रिटिश इंटेलिजेंस दोपहर तक पता लगा लेगी कि कौन सा मैसेज लंदन से बाहर गया है। अगर यह झूठी जानकारी ट्रांसमिट होती है तो साबित हो जाएगा कि मेरियन जर्मन एजेंट है, और अगर ऐसा हुआ तो मैक्स को खुद अपने हाथों से मेरियन को मारना होगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे गद्दार मानकर फांसी दे दी जाएगी। इसके बाद मैक्स हेडक्वार्टर से बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर साफ टेंशन दिखाई देती है। घर लौटने पर उसका व्यवहार बदला हुआ होता है। मेरियन समझ जाती है कि जरूर कोई गंभीर बात है। रात को ठीक 11:07 पर फोन बजता है। मैक्स को जो मैसेज मिलता है वह उसे कागज पर लिखकर टेबल पर छोड़ देता है और सो जाता है। अगली सुबह वह यूनिफॉर्म पहनकर घर से निकलता है, लेकिन ऑफिस की बजाय चर्च जाता है। वहाँ वह गाई संगस्टर नाम के एक रिटायर्ड फ्रेंच ऑफिसर से मिलता है, जिसने 1941 में असली मेरियन को फ्रांस से भागने में मदद की थी। मैक्स उसे अपनी पत्नी की तस्वीर दिखाता है, लेकिन जर्मनों की टॉर्चर की वजह से गाई की नजर खराब हो चुकी होती है और वह पहचान नहीं पाता। जाते वक्त वह मैक्स को पॉल डेलामारे नाम के एक एजेंट से मिलने की सलाह देता है, जो मेरियन की पहचान कंफर्म कर सकता है। इसके बाद मैक्स एयरफील्ड पर जाकर एक पायलट से मिलता है। वह मेरियन की तस्वीर के पीछे एक मैसेज लिखता है और पायलट से कहता है कि यह पोल तक पहुंचा देना और सिर्फ हाँ या ना में जवाब लाना। मैक्स वापस घर लौटता है, जहां मेरियन पार्टी ऑर्गेनाइज कर चुकी होती है। सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। इस पार्टी में मैक्स का दोस्त फ्रैंक भी मौजूद होता है। इसके बाद मैक्स को पता चलता है कि जिस पायलट को उसने पोल से मिलने भेजा था उसे मार दिया गया है। इसी दौरान मैक्स देखता है कि मेरियन एक अजनबी आदमी से अकेले में बात कर रही है। मैक्स को देखते ही वह आदमी वहां से जाने लगता है, लेकिन मैक्स उसका पीछा करता है और उससे रोककर पूछताछ करता है। वह आदमी बताता है कि वह एक ज्वेलरी शॉप का मालिक है और मेरियन को हार बेचने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक सायरन बजने लगते हैं और सबको पता चल जाता है कि जर्मनों ने ईस्ट लंदन पर हमला कर दिया है। पूरे इलाके की लाइट्स बंद कर दी जाती है और लोग इधर उधर छुपने के लिए भागने लगते हैं। इसी दौरान एक जर्मन फाइटर प्लेन क्रैश होकर मैक्स के घर के बिल्कुल पास गिरता है। बड़ी मुश्किल से मैक्स, मेरियन और उनकी बेटी बच पाती है। इसके बाद मेरियन कहती है कि कल हम इस जंग को भूलकर पूरा दिन साथ बिताएंगे, बातें करेंगे और अपनी बेटी एना के साथ कुछ अच्छी यादें बनाएंगे। मैक्स हाँ कर देता है। अगला दिन पूरी तरह अपनी फैमिली के साथ बिताता है, लेकिन उसके मन में चल रहा शक अब भी खत्म नहीं होता। मेरियन की बेगुनाही साबित करने के लिए मैक्स एक आखिरी कोशिश करने का फैसला करता है। वह अपनी यूनिफॉर्म पहनता है, मेरियन को बिना कुछ बताए उसकी एक तस्वीर साथ लेता है और घर से निकल जाता है। मैक्स एक एयरफील्ड पहुंचता है। वहां से उड़ान भरकर उस आदमी से मिलने जाता है जो मेरियन की असली पहचान कंफर्म कर सकता है। उस जगह पहुंचकर वह लोगों से पोल के बारे में पूछता है। वे बताते हैं कि पोल अभी जेल में है क्योंकि नशे की हालत में उसे लोकल पुलिस ने पकड़ लिया था। मैक्स किसी भी हाल में पोल से मिलना चाहता है। वह अपने साथियों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचता है और गार्ड को गन पॉइंट पर लेकर पोल से मिलता है। इस वक्त पोल नशे में होता है। मैक्स उसे मेरियन की तस्वीर दिखाकर पूछता है कि क्या यह वही मेरियन है जिसे तुम जानते थे। पोल मुश्किल से याद करते हुए कंफर्म करता है कि हाँ, यह वही लड़की है। वह बताता है कि जब
वह पहली बार मेरियन से मिला था तब वह एक कैफे में थी जहां कई जर्मन ऑफिसर्स बैठे हुए थे। उस कैफे में एक पियानो रखा था और मेरियन ने सभी जर्मनों के सामने फ्रांस का नेशनल एंथम बजाया था। यह बात सुनकर मैक्स घबरा जाता है क्योंकि उसने मेरियन को कभी पियानो बजाते नहीं देखा था। इससे पहले कि पॉल और कुछ बता पाता वहाँ जर्मन सोल्जर्स पहुँच जाते हैं। मैक्स और उसके साथी फायरिंग करते हुए वहाँ से भागते हैं। जब जर्मन सोल्जर्स उनका पीछा करते हैं तो मैक्स उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी पर ग्रेनेड फेंकता है और घायल सोल्जर्स को शूट कर देता है। अगली सुबह मेरियन नींद से उठती है और देखती है कि मैक्स सामने बैठा हुआ है। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा होता है कि कुछ बहुत गलत हुआ है। मैक्स मेरियन को एक कैफे में लेकर जाता है और उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए पियानो बजाओ, वही धुन जो तुमने 1941 में एक कैफे में फ्रांस का एंथम बजाते वक्त बजाई थी। यह सुनते ही मेरियन के हाथ पैर कांपने लगते हैं क्योंकि उसे पियानो बजाना आता ही नहीं था। इसके बाद मेरियन टूट जाती है और सच कबूल कर लेती है कि वह असली मेरियन नहीं है बल्कि एक जर्मन एजेंट थी। लेकिन वह यह भी बताती है कि जब कासाब्लांका में उसकी मुलाकात मैक्स से हुई तब उसे सच में उससे प्यार हो गया था। मेरियन बताती है कि जब कासाब्लांका वाला मिशन खत्म हो गया था तब उसने जर्मनों से अपना रिश्ता तोड़ लिया और मैक्स के साथ लंदन आ गई। लेकिन जर्मन इंटेलिजेंस ने उसे यहाँ भी ढूंढ निकाला। उन्होंने उसकी बेटी एना को मारने की धमकी दी और उसे मजबूरी का फायदा उठाकर उससे मैसेज ट्रांसमिट करवाए। मेरियन कहती है उसे हमेशा यही डर था कि अगर उसका सच सामने आ गया तो मैक्स उसे कभी माफ नहीं करेगा और इसका उनकी बेटी पर भी बुरा असर पड़ेगा। तभी मैक्स उससे पूछता है कि क्या तुमने वो मैसेज भेज दिया था। मेरियन जवाब देती है कि हाँ, उसने मैसेज भेज दिया था। मैक्स कहता है कि अब हमें यहाँ से भागना होगा क्योंकि अगर वी सेक्शन को सच्चाई पता चल गई वह मुझे तुम्हें मारने का ऑर्डर देंगे और अगर मैंने ऑर्डर नहीं माना तो वे हम दोनों को मार देंगे। मेरियन कहती है कि सबसे पहले हमें एना को सुरक्षित करना होगा। इसके बाद वह मैक्स को उन सभी जर्मन एजेंट्स की पहचान बताती है जो उनके आसपास मौजूद होते हैं। मैक्स एक एक करके उन सभी जर्मन जासूसों को मार देता है। इसके बाद मैक्स मेरियन और अपनी बेटी एना के साथ एयरफील्ड पहुंचता है ताकि वे देश छोड़कर वहां से भाग सकें। लेकिन जब वह एयरक्राफ्ट स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो टेक्निकल खराबी की वजह से इंजन चालू नहीं हो पाता। इसी दौरान मेरियन देखती है कि कुछ गाड़ियां तेजी से उनकी तरफ आ रही होती हैं। वह समझ जाती है कि अब बचना नामुमकिन है। तभी मैक्स का सीनियर ऑफिसर और उसका दोस्त फ्रैंक अपनी कार प्लेन के सामने रोक देता है और कहता है कि खेल खत्म हो चुका है, बेहतर यही होगा कि तुम सरेंडर कर दो। मैक्स फ्रैंक को बताता है कि उसने सारे जर्मन एजेंट्स को मार दिया है और मेरियन बेकसूर है, उसे फंसाया गया था। लेकिन फ्रैंक उसकी कोई बात नहीं मानता और बार बार यही कहता है कि मेरियन एक जर्मन जासूस है। यह समझकर कि कोई रास्ता नहीं बचा है, मेरियन अपनी बेटी एना को कार में सुलाती है। फिर बाहर आकर मैक्स से कहती है कि उसने हमेशा उससे प्यार किया है और वह एना का ख्याल रखे। इसके बाद मेरियन मैक्स की गन उठाती है और खुद को गोली मार लेती है। यह देखकर मैक्स पूरी तरह टूट जाता है। उसे अंदर से यह यकीन होता है कि मेरियन बेकसूर थी और उसने जो भी किया वह सिर्फ अपनी बेटी को बचाने के लिए किया था। फ्रैंक बाकी ऑफिसर्स को रोक देता है और आदेश देता है कि मैक्स ने खुद अपने हाथों से दुश्मन जासूस को मार दिया है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मेरियन ने मरने से पहले अपनी बेटी एना के लिए एक लेटर लिखा था। उसे पहले से एहसास था कि वह जिंदा नहीं बचेगी। लेटर में लिखा होता है, डियर एना, अगर तुम यह लेटर पढ़ रही हो तो तुम मुझे शायद बिल्कुल नहीं जानती होगी, तुम्हारे पास मेरी कोई यादें भी नहीं होगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैक्स मेरा प्यार है और तुम मेरी पूरी दुनिया हो। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर पाओगी। आखिर में कई साल बाद मैक्स को दिखाया जाता है जो सब कुछ पीछे छोड़कर मेडिसिन हट पे अपनी बेटी एना के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है। इसी के साथ ही इस मूवी का दी एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।